अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू इमरात। दोस्तों, दो टॉपिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला बात करेंगे कि पाकिस्तान एयर चीफ ने बहुत लंबे अरसे के बाद रिसालपुर अकेडमी में पासिंग आउट परेड के मौका पर बहुत सी नई चीजें रिवील की। खास तौर पर आर्मी के रॉकेट सिस्टम्स के साथ साथ जो पाकिस्तान एयरफोर्स ने एयर टू ग्राउंड ऑपरेशन कंडक्ट किए, उसको लेकर भी पाकिस्तान एयरफोर्स चीफ ने कुछ नई डिटेल्स हमें दी और उसके बारे में इससे पहले क्या सबूत मौजूद थे वो भी हम डिस्कस करेंगे। दूसरा बात करेंगे कि रवांडा की डिफेंस फोर्सेस चीफ ने पाकिस्तानी स्टॉल का दौरा किया है जो कि EDEX 2025 में प्रेजेंट किया जा रहा था और वहां गिड्स के बहुत से वेपन सिस्टम्स में रवांडन मिलिट्री इंटरेस्टेड नजर आई। तो पाकिस्तान के लिए ये कितनी बड़ी डिफेंस एक्सपोर्ट्स के डोमेन में कामयाबी हो सकती है। खास तौर पर नाइजीरिया के बाद जिस तरह बहुत से दूसरी अफ्रीकन कंट्रीज पाकिस्तान और चाइनीज मिलिट्री इक्विपमेंट में इंटरेस्टेड है, इसका क्या बेनिफिट होगा पाकिस्तान की फ्यूचर इंडस्ट्री में। पहले टॉपिक की तरफ आ जाए तो दोस्तों, रिसालपुर में होने वाली पासिंग आउट परेड के मौका पर पाकिस्तान एयरफोर्स चीफ ने खिताब किया। वहां उन्होंने बेसिकली इस चीज को दोबारा से क्लेम किया कि पाकिस्तान ने इंडिया के मल्टीपल राफेल्स, SU-30, मिराज 2000, MiG-29 जैसे एयरक्राफ्ट शूट डाउन किए। प्लस पाकिस्तान ने एयर टू ग्राउंड ऑपरेशंस भी सरंजाम दिए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान या मार्का हक पाकिस्तानी साइड पर जिसे कह दिया जाता है। We also responded to their preemption on 10th May with Pak Army with a paralyzing punch and stuck their bases and ground asset deep into the enemy territory from north to south. Besides neutralizing state-of-the-art defense system, S-400 and command and control centers. Without any doubt, Pakistan Air Force could have gone further, but we inherit a mature strategic culture. इस ऑपरेशन में पाकिस्तान आर्मी के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए मल्टीपल एयर बेसिस पर स्ट्राइक्स की गई। लेकिन खास तौर पर अगर पाकिस्तान एयरफोर्स की बात की जाए तो पाकिस्तान एयरफोर्स ने प्रिसीशन स्ट्राइक्स कंडक्ट की थी श्रीनगर एयरबेस पर, और श्रीनगर एयरबेस का जो इंटीग्रेटेड एयर कमांड सेंटर था पाकिस्तान की तरफ से उसे हिट किया गया था। इससे पहले इंडिया के जो वेल नोन जर्नलिस्ट हैं उन्होंने ये चीज कंफर्म की थी कि पाकिस्तानी फाइटर जेट्स श्रीनगर के ऊपर देखे गए, वहां बॉम्बिंग हुई। लेटर ऑन इसे BBC ने भी कंफर्म किया। 5:45 a.m. local time, we heard two explosions and they were powerful enough to shake the building of our hotel. Just 30 minutes later, we also heard 3 more explosions. 2 eyewitnesses have confirmed to the BBC who live near the city's airport that they heard the sound of what they described as a jet flying over, and then there was a loud explosion at that airport. प्लस एक लोकल की तरफ से भी वीडियो आई थी जिस वक्त बॉम्ब्स गिरे थे, तब की वीडियो बनाई गई। ये बताया गया कि श्रीनगर एयरबेस को हिट किया गया है। मुंह में बम गिर गया गाइस, आरएसपुरा में चेक करो। लेकिन अब पाकिस्तान एयर चीफ की तरफ से ये बयान आना कि पाकिस्तान ने प्रॉपर इंटीग्रेटेड एयर कमांड सेंटर्स और इस तरह के हाई वैल्यू टारगेट्स को हिट किया, तो 2 बेसिकली इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर्स डिस्ट्रॉय किए गए पाकिस्तान की तरफ से। जो आर्मी के फतह 1 रॉकेट्स ने किया वो बरनाला कैंट था, जिसकी वीडियो को आप यहाँ देखें। देखो जी, बरनाला एयरपोर्ट स्टेशन को कोई बंब डिग गया, ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ देखो, ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। और जो दूसरा इंटीग्रेटेड एयर कमांड सेंटर डिस्ट्रॉय किया गया वो श्रीनगर में मौजूद था। ये एयर कमांड नोड्स होती हैं बेसिकली, जो एक पर्टिकुलर एयर बेस पर एक कम्प्रीहेंसिव कमांड कंट्रोल सेंटर का काम करती है, और वहां के जितने भी फाइटर एयरक्राफ्ट प्लस एयर डिफेंस सिस्टम्स, ड्रोन यूनिट्स, उनको रहनुमाई फराहम करना, प्लस उनको उनके वेक्टर्स बताना और उनको सिचुएशनल अवेयरनेस प्रोवाइड करना, ये एक पर्टिकुलर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का काम होता है। तो पाकिस्तान ने जो 2 बड़े कमांड सिस्टम्स थे इंडिया की वेस्टर्न कमांड के, उनको हिट किया, और इस चीज को पाकिस्तान एयरफोर्स चीफ ने भी ऑफिशियली पहली दफा बताया है। अब अगर दूसरे टॉपिक पर आ जाएं तो पाकिस्तानी गिल्ड्स की तरफ से बहुत से वेपन सिस्टम्स को EDEX 2025 में प्रेजेंट किया जा रहा है, जो कि इजिप्ट में ऑनगोइंग है। यहाँ आप अगर इस पिक्चर को देखें तो यहाँ रवांडा के डिफेंस फोर्सेस चीफ मौजूद हैं, जिनको गिल्ड्स के ऑफिशियल मुख्तलिफ वेपन सिस्टम्स पर ब्रीफिंग दे रहे हैं। अब रवांडा की सिक्योरिटी नीड्स क्या हैं, वो क्या पाकिस्तान से ले सकते हैं और पाकिस्तान क्या उन्हें ऑफर कर सकता है, इस चीज को समझें। रवांडा का जो 1 साल का डिफेंस बजट है वो 170 से 200 मिलियन डॉलर्स के दरमियान रहता है, जो कि बहुत ही ज्यादा कम है। रवांडा की अगर सिक्योरिटी सिचुएशन को देखा जाए तो 2 बड़े चैलेंजेस जो ये मुल्क फेस कर रहा है, पहला प्रॉक्सी वॉरफेयर, प्लस कोंगो के साथ जिसे रिपब्लिक ऑफ कोंगो कहा जाता है, उनके साथ इनके क्लैशेस भी हैं। कोंगो में M23 नामी एक प्रॉक्सी ग्रुप है, जिसके बारे में रवांडा का ये कहना है कि जब तक ये प्रॉक्सी ग्रुप कोंगो में मौजूद है, रवांडा की नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है और अक्सर औकात क्रॉस बॉर्डर
स्ट्राइक्स भी देखने को मिलती हैं इस मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। तो यहाँ रवांडा इंटरेस्टेड है मुख्तलिफ ड्रोन सिस्टम्स को लेकर ताकि वो अपनी सर्विलेंस को बेहतर कर सकें। प्लस रवांडन मिलिट्री चीप कामिकाजी ड्रोन्स की तरफ भी जा सकती है, खास तौर पर ऐसे FPV इवेंट ड्रोन्स जिन पर IED इंटीग्रेट किया जा सके, और वो भी एक परफेक्ट कामिकाजी ड्रोन में कन्वर्ट हो सकते हैं। और रवांडा के लिए अपनी ड्रोन फोर्स स्ट्रॉन्ग करना क्यों अहम है, इसका मैं आपको एक मिसाल देता हूँ थोड़ी सी माजी में जाके, कि 2022 से 23 के दरमियान जो M23 नाम का प्रॉक्सी ग्रुप है, इसने एक ऑफेंसिव लॉन्च किया और इसने रवांडा के कुछ पर्टिकुलर एरियाज को कैप्चर कर लिया कोंगो से आकर। हालांकि सिर्फ मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन उन एरियाज में आर्मीज भी विद द पैसेज ऑफ टाइम इतनी ज्यादा कमजोर हैं या कमजोर हो चुकी हैं कि वो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ लड़ने में भी बहुत सी मुश्किलात फेस करती हैं। अफ्रीकन कंट्रीज में खासतौर पर ये देखा गया है। प्लस कई जगह ऐसा भी देखने में आया कि इन मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने टेरिटोरियल लॉसेस तक इन्फ्लिक्ट किए हुए हैं। तो इससे आपको अंदाजा होगा कि इन कंट्रीज के लिए एयर पावर, चाहे वो ड्रोन्स की सूरत में ही हो, उसका इनकी इन्वेंट्री में आना कितना ज्यादा सिग्निफिकेंट है। इवन यहाँ पाकिस्तान की तरफ से फाइनेंशियल क्रेडिट लाइन प्रोवाइड की जा सकती है, ये शायद की जानी चाहिए अगर रवांडा वाकई इस चीज को लेकर आगे बढ़ना चाहता है तो। लेकिन जब से नाइजीरिया के साथ पाकिस्तान की डिफेंस डील्स हुई, नाइजीरिया ने मुख्तलिफ चाइनीज और पाकिस्तानी मिलिट्री इक्विपमेंट खरीदा, तब से मल्टीपल दूसरी अफ्रीकन नेशंस भी पाकिस्तान के इन मिलिट्री इक्विपमेंट में दिलचस्पी का इजहार तो करती हैं। और खासतौर पर अगर मई के क्लैशेस के बाद देखा जाए तो पाकिस्तानी मिलिट्री इक्विपमेंट की क्रेडिबिलिटी भी अराउंड द वर्ल्ड बढ़ी है। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।